हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वन शॉट के साथ में। और कहते नहीं एक पंथ दो काज। आज की ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी बच्चे बीएससी 6th सेमेस्टर में हैं उनके केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है उसमें भाई पहली यूनिट और दूसरी यूनिट यानी ये वन शॉट खत्म होते ही उनकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी इस केमिस्ट्री के सेकंड पेपर की। ध्यान से समझिए, हालांकि ये थर्मोडायनामिक्स बहुत बड़ी यूनिट है तो हम इसे 2 पार्ट में बना रहे हैं। एक पार्ट आपको ये दे रहे हैं और एक पार्ट हम और बनाएंगे और पूरी थर्मोडायनामिक्स हम लोग भैया पी जाएंगे सरल भाषा में, ठीक है। दूसरा, जो बच्चे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हैं भाई उनकी फिजिक्स की आधी किताब, क्योंकि भैया थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 ही पार्ट है मेरे भाई, तो उसमें जो थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट है इन दोनों वन शॉट में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद में फिर हम ऑब्जेक्टिव की अंधाधुंध आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो तो फिजिक्स के पर्पस से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अगर आप भैया 6th सेमेस्टर में हो तो केमिस्ट्री के सेकंड पेपर के पर्पस से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है। इसके 2 पार्ट में वीडियो को बनाएंगे और पूरी थर्मोडायनामिक्स को पी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में आपको समझाते हैं भाई कि किस तरीके से थर्मोडायनामिक्स को पढ़ा जाएगा, क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजी होगी, प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सब पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। भाई पहली बार देख रहे हो अगर YouTube पे तो चैनल को करो सब्सक्राइब। चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो भाई, अपना जो टॉपिक है इसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, रेड पेन से लिखा था तो स्कैनिंग में थोड़ा सा हल्का हो गया, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो, हम पढ़ के दिखाते हैं। भैया यहाँ देखो, हमने लिखा है थर्मोडायनामिक्स में भैया जो थर्म है, ये जो थर्म आपको दिखाई दे रहा है, इस थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब हीट यानी ऊष्मा, और डायनामिक्स का मतलब होता है गतिकी। हिंदी में इसे कहेंगे ऊष्मा गतिकी, यानी जिसमें कभी हम लोग रिएक्शनों में होने वाली ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, कितनी ऊष्मा निकली, कितनी ऊष्मा आई, किसी सिस्टम को कितनी ऊष्मा मिली, कितनी ऊष्मा उसकी खर्च हुई, सिस्टम के ऊपर कितना काम किया गया, सिस्टम ने कितना काम किया, इस तरीके की चीजें हम लोग कहलाते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो हमने एक बेसिक डेफिनेशन लिख दी। तो थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें किसी सिस्टम की फिजिकल या केमिकल फेज का मतलब आप समझते हो, ये फेज का मतलब सरल भाषा में कहते हैं अवस्था भैया, ठीक है। तो चाहे आप फिजिकल अवस्था ले लो, फिजिकल का मतलब किस तरीके का दिख रहा है, तुम्हारी बुआ आ रही है, सफेद बाल है, चौड़ा मुंह है, ये उनकी फिजिकल स्टेट है। बस में ओखते हुए आ रही है, ये उनकी केमिकल स्टेट है। तो चाहे फिजिकल हो या केमिकल के बीच में जो हीट में होने वाला चेंज होता है उसे हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। हटाओ ये डेफिनेशन, सरल भाषा में थर्म माने हीट, यानी हीट में होने वाले चेंज की स्टडी जिसमें हम लोग करते हैं उसे हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। बात खत्म है, यानी हीट की डायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स कहलाती है भाई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब बेसिक सी चीजें, यानी क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट है समझो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है भाई सिस्टम। अब भैया सिस्टम क्या होता है, कोई भी चीज जिसकी आप स्टडी कर रहे हो वो सिस्टम है। जैसे ये पेन है मेरे भाई, तो अगर हम इस पेन की बात कर रहे हैं तो ये पेन सिस्टम है। सिस्टम के चारों तरफ, पेन के चारों तरफ जो भी कुछ बचा वो सराउंडिंग है, और इसे और सराउंडिंग को मिला के पूरा यूनिवर्स बन रहा है भाई, ठीक। तो हमने क्या लिखा भाई, सिस्टम क्या है, यह यूनिवर्स का वह पार्ट है जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे बाई चांस अगर इस बोर्ड को ऑब्जर्व करें तो ये सिस्टम हो गया। ये भैया जो किनारे इसके शायद आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये बाउंड्री हो जाएगी, और इसके चारों तरफ जो भी कुछ बचा हुआ है वो सब रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, यानी सराउंडिंग है, या फिर कह सकते हैं यूनिवर्स का बचा हुआ हिस्सा है। तो जिस भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑक्सीजन गैस को ऑब्जर्व कर रहे हो भाई, ठीक है। डिटेल में बताएंगे, वीडियो लंबी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सुकून वाले आदमी हम। सुनो भैया, आप ऑक्सीजन गैस को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये सिस्टम हो गया भाई। आप नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर को ऑब्जर्व कर रहे हो तो नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर क्या हो गया, सिस्टम हो गया। जिसे भी किसी को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जिसे हीट देंगे, जिसकी हीट निकलेगी, उसे हम लोग सिस्टम कहेंगे भाई, ठीक है। सराउंडिंग क्या होगा, सिस्टम के अतिरिक्त शेष यूनिवर्स को सिस्टम की सराउंडिंग कहते हैं, यानी सिस्टम के अलावा जो भी कुछ बचेगा वो सब सराउंडिंग कहलाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद बाउंड्री क्या होगी भैया, बाउंड्री वो होगी जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करेगी। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की बाउंड्री ये ब्लैक वाली है भाई, ठीक है, ये ब्लैक बाउंड्री है, इसके नीचे क्या है, सराउंडिंग है, इसके ऊपर क्या है, सराउंडिंग है। ये भैया पेन है, ये इसकी बाउंड्री है जिसे हम टच कर पा रहे हैं, इसके बाहर क्या है, सब सराउंडिंग है भाई, ठीक। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करती है उसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं। जैसे हम लोग मैदान में मान लिया मैच खेल रहे हैं, तो जहां पे क्रिकेट चल रहा है वो क्या है भैया, वो सिस्टम है, उस सिस्टम पे काम किया जा रहा है, हर चीज सिस्टम है यार।
जैसे ये कोचिंग भी पूरी एक सिस्टम है, यहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित बना हुआ है, यहाँ पे मास्टर खड़ा होगा, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे 200-300 बच्चे बैठने की व्यवस्था है, इसके ऊपर एक क्लास है, इसके नीचे भैया पार्किंग है, उसके नीचे पार्किंग है, यानी ओवरऑल एक व्यवस्था बनाई गई है। बच्चा डेली आता है, कोई चीज, जैसे ये पेन में एक सिस्टम है भैया, यहाँ पे निब है, इससे लिखा जाएगा। ओवरऑल सिस्टम का मतलब कोई भी वो चीज जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिस्टम है, उसके चारों तरफ की चीज सराउंडिंग है, और जो दोनों को अलग कर रही है वो क्या है? बाउंड्री है। सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइड करने वाले, अलग करने वाले भाग को हम लोग बाउंड्री कहते हैं भाई, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? तो पहला होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब सब कुछ आ जा रहा है, कोई भी समस्या नहीं है, तो हमने लिख दिया, बहुत सरल तरीके से लिखेंगे मेरे भाई। टाइप्स ऑफ सिस्टम में पहला है ओपन सिस्टम। क्या होता है भाई? यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मैटर का आदान प्रदान हो। एनर्जी मतलब ऊर्जा और मैटर मतलब पदार्थ, यानी पदार्थ भी आ जा सकता है, ऊर्जा भी आ जा सकती है, तब हम लोग उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करें, वाटर बॉइलिंग इन ओपन कंटेनर, एक खुला भगोना लिया, पानी उबलने रख दिया, पानी भी भाप बन के उड़ा जा रहा है, ऊर्जा भी निकले जा रही है, तो ओपन सिस्टम है। अब उसके ऊपर ढक्कन रख दो भैया, तो जब ढक्कन रख दोगे तो क्या होगा? पानी तो भाप बन के नहीं उड़ पाएगा, मैटर नहीं जाएगा, लेकिन एनर्जी तो जाएगी, भगोना गर्म भी होगा, ऊर्जा इधर उधर खर्च भी होगी, तो इसे क्लोज्ड सिस्टम कह देंगे। क्या कहेंगे भाई? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो, परंतु मैटर का नहीं। ऊपर से प्लेट रख दी, पानी अब गायब नहीं हो सकता भैया, तो मैटर नहीं जाएगा, सिर्फ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। जैसे वाटर बॉइलिंग इन क्लोज कंटेनर, एक बंद कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग पानी को उबाल रहे हैं भाई, ठीक। तो सिस्टम के प्रकार, एक ओपन हो गया, एक क्लोज्ड हो गया भैया, ठीक। ओपन में सब कुछ आ जा सकता है, क्लोज्ड में मैटर नहीं जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का मतलब, अभी ये बड़ा शब्द आया था जब कोरोना आया था कि वो आइसोलेट हो गए। आइसोलेट का मतलब बिल्कुल अलग, कोई लेना देना नहीं भाई, तो ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो, ना तो मैटर का ट्रांसफर हो, कोई पदार्थ, सब्सटेंस कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मैटर दोनों का कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, ट्रांसफर ना हो, तब इसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे बॉइलिंग वाटर इन थर्मस फ्लास्क, हम लोगों ने थर्मस लिया, केतली जिसे हम लोग कहते हैं, उसके अंदर पानी को भर दिया, अब ना तो हीट बाहर जा रही क्योंकि पानी गर्म का गर्म बना हुआ है, ना तो चाय बाहर जा रही है, तो इस तरीके के सिस्टम मतलब वो आइसोलेट हो गई। चाय केतली के अंदर पड़ने के बाद बाहर से कोई मतलब नहीं है, आइसोलेट हो गई, इसलिए उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। कई लोग कहेंगे सर जी ऐसा तो नहीं है, रात भर चाय रख दो तो बेकार हो जाती है। अबे 100% तो आइसोलेट कुछ नहीं होता, 100% कुछ होता ही नहीं है यार, ठीक है। और यही अभी बताएगा, जब फर्स्ट लॉ फेल होके जो सेकंड लॉ आएगा वो इसी के ऊपर है कि 100% कुछ हो ही नहीं सकता है। समझाते हैं, अभी पूरी कहानी की तरह समझते हुए चलो भैया, ठीक है। वन शॉट का अपना मजा है। ये पूरी वीडियो आपने देख ली, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी वीडियो आपने देख ली, कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको 4-6 हमने अंधाधुंध ऑब्जेक्टिव सीरीज वाली वीडियो दे दी भैया, हो गई थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स तहाक रख दो आदि। आगे फिर हम लोग सेमीकंडक्टर ले आएंगे, ऐसे ही केमिस्ट्री में चलेगा भाई, टेंशन नहीं लेनी है यार। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बहुत ही सरल है, जो प्रॉपर्टीज मात्रा पे निर्भर करेंगी, कितनी क्वांटिटी है। सुनो, किसी सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज जो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा कितनी है, क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, ये सब क्या है भैया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि वो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। एक्सटेंसिव वाली क्या करेंगी? मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगी, इंटेंसिव वाली डिपेंड नहीं करेंगी। जैसे प्रेशर यानी दाब हो गया, ताप हो गया, सांद्रता हो गई, कंसंट्रेशन, डेंसिटी हो गई, ये सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। उम्मीद करते हैं आराम से चल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है भैया, सब्र रखो, हम भरोसा दिला रहे हैं, इतना बेहतरीन कंटेंट अगर मिल जाए तो आके भैया नीचे कमेंट करके जाना, सर जी क्या बता रहे हो यार। हम भरोसा दिला रहे हैं भाई, 13-14 साल हो गए मैं यही काम करते हुए। एक बच्चा कमेंट कर रहा था, लगता है आप सर जी फेक हैं, गायब हो जाएंगे। अबे कहां गायब हो जाएंगे यार, हमारा घर इससे चलता है, पूरा ऑफिस इससे चलता है, 12-15 लोगों की टीम है यार, कहां गायब होके जाएंगे यार? कैसी बातें करते हो यार, थोड़ा सा सब्र रखा करो यार। जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, डेंसिटी है, ये सारे के सारे क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई, ठीक। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस,
टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, आइए प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस क्या हम ये पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना क्या है, एक प्रोसेस है भाई, ठीक है। आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, कोई समस्या नहीं, टेंशन मत लो, थारा भाई चमन करा के देगा। आ जाओ भैया सुनो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, सबसे पहले प्रोसेस के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें टेम्परेचर नहीं बदलेगा। आइसो का मतलब सम, थर्मल का मतलब यहां पे थर्म यानी टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं होगा। सुनो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होने वाले प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब dt का मान क्या है, 0। d मतलब परिवर्तन, t मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज क्या है, 0 है, टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। या इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, नियतांक है। सरल भाषा में कहें तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है भाई, यही तो लिखा हुआ है कि टेम्परेचर क्या है भाई, कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर में चेंज क्या है, 0 है, कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो कांस्टेंट है। तो जब कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसे कहते हैं समतापी प्रक्रम, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं भाई, ठीक। फिर क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में क्या हो जाएगा भैया, समदाबी हो जाएगा, अब की दाब चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाले प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, डीपी का मान 0, डीपी का मतलब पी में जो चेंज है वो 0 है, यानी दाब परिवर्तन नहीं होगा भाई, ठीक है। पी क्या है भैया, कांस्टेंट है, पी का मान क्या है सर जी, कांस्टेंट है। जब पी कांस्टेंट तो आइसोबारिक, टी यानी टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल। और अगर मेरे भाई ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, क्यू अगर कांस्टेंट हो जाए, हीट ऊष्मा का कोई आदान प्रदान ना हो, तो भैया एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम जिसे कहा करते थे। आज भी जो बच्चे गांव से देख रहे होंगे, गांव में जब बारात आने वाली होती है, फ्रिज की इतनी व्यवस्था नहीं होती है, तो बोरे के अंदर, भूसा के अंदर बर्फ भर के रख दिया जाता है, ऊष्मा इधर से उधर ना जाए, उधर से इधर ना जाए। सर जी थोड़ी थोड़ी तो, अबे 100% कुछ नहीं होता, बता चुके हैं। लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम, हीट इधर उधर ट्रांसफर नहीं होती है, उसे एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हमने, इस प्रोसेस में सिस्टम तथा सराउंडिंग के बीच हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता, यानी ऊष्मा का कोई आदान प्रदान एडियाबेटिक प्रोसेस में नहीं होता। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि जो dq का मान है वो क्या होगा, 0, यानी q यहां पे क्या होगा भाई, q का मान कांस्टेंट होगा। सर जी सीधी सी बात है। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक का मतलब होता है सम आयतनिक, जिसमें आयतन नहीं बदलेगा भाई, ठीक है। इस प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पर होने का अध्ययन करते हैं। सरल भाषा में, अपनी भाषा में समझो यार, समतापी में ताप सेम है, समदाबी में दाब सेम है, आइसोकोरिक यानी सम आयतनिक है, इसमें आयतन का मान नहीं बदलेगा, मतलब आयतन सेम रहेगा, यानी जो डीवी की वैल्यू, आयतन में जो परिवर्तन है वो कितना है, 0 है, यानी v का मान क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। v का मान क्या रहेगा सर जी, कांस्टेंट रहेगा। उसका साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पढ़ो भैया। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू करा वहीं पे खत्म करा। मान लिया ए से चलना शुरू किया भैया, बी तक गए, ए पर फिर वापस आ गए, यानी जो इनिशियल स्टेट थी जहां से स्टार्ट किया है, वापस भी हम लोग अगर वहीं पे पहुंच जाएं तब हम लोग उसे कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो क्या कहा हमने, वह प्रोसेस जिसके लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, जहां से शुरू करेंगे वहीं पे खत्म करेंगे, उसे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे ए से हम लोग बी पे गए, लेकिन बी से फिर ए पे लौट आए, ए इनिशियल है, ए ही फाइनल स्टेट है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे भाई, ठीक है। ए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, वह प्रोसेस जिसके लिए पहला और आखिरी स्टेट सेम नहीं है। जैसे भैया हम यहां से चले, घंटा घर पे जाके ही सो गए, वापस नहीं आए, डेली साइक्लिक प्रोसेस होता है। बच्चा यहाँ कोचिंग आता है, यहाँ से फिर घर चला जाता है, इनिशियल फाइनल क्या है, घर है, लेकिन हम यहां से गए, पता चला भाग गए, गुस्सा हो गए घर पे भैया, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस वह प्रोसेस जिसके लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है, ए साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। जैसे भैया क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि भाई जो ए है, ए से हम लोग कहां गए, बी पे, ए इनिशियल स्टेट है, बी फाइनल स्टेट है, वापस नहीं आए हैं, शुरू कहीं से किया है, खत्म कहीं पे किया है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, ए साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे भाई, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब आपने पढ़ रखा है कि जैसे मान लिया ये बर्फ है भाई, ठीक है, बर्फ से हम लोग क्या बना रहे हैं सर जी, मान लिया पानी बना रहे हैं, ठीक। अब जितनी तेजी से बर्फ से अगर पानी बने, उतनी ही तेजी से अगर पानी से बर्फ बने भैया, अगर अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन अगर सेम वेग से हो, सेम वेलोसिटी से हो, तो उसे भैया इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था हम लोग कहते हैं, ठीक भाई। तो हमने क्या लिखा, वह प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, साम्य अवस्था होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। जैसे भैया ए है और ये फाइनल स्टेट बी है, दोनों के बीच में ये भैया जो डबल वाला निशान होता है, इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहलाएगा।
या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। इसका उल्टा होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है भैया? इक्विलिब्रियम नहीं होगा, साम्य अवस्था नहीं होगी, वह प्रोसेस जिसमें चेंज केवल एक डायरेक्शन में होता है। ए से बी बन गया, अब बी से ए नहीं बना सकते हैं, तथा इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है भाई। ठीक है, जो लोग भी कोर्स में देख रहे हो आपको यहीं पर पीडीएफ मिल जाती है तुरंत वीडियो के अपलोड होते ही, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो भाई, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, बिल्कुल फ्री चैनल है, 75,000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी आराम से भैया। पीडीएफ का नाम है थर्मोडायनामिक्स लेटेस्ट, सर्च कर लेना। 4-6 महीने बाद भी देख रहे हो तब भी पड़ी रहेगी, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, हीट और वर्क यानी ऊष्मा और कार्य का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पढ़ लेना है। कैसे पढ़ोगे लो 2 मिनट में समझा देते हैं। इसके बाद चारों लॉ के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, डिटेल में बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं कि हवा में लपेट के चलेगा, कुछ नहीं भाई। अभी जूल थॉमसन इफेक्ट है, ठीक है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, हेयस लॉ है, बहुत सारी चीजें जो हम सब सेकंड पार्ट में लेके आ जाएंगे। फिलहाल अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आप नोट्स बनाओ, बढ़िया करके तैयारी करो, हमारी जिम्मेदारी है बेहतरीन आपका पेपर हम करा के रहेंगे भाई। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क समझो भैया। तो हीट क्या होता है, सबसे पहले हीट को समझते हैं। हीट एनर्जी का एक रूप है। हीट क्या है? ऊर्जा का ही रूप है। हमारी भाषा समझो, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है और ऊर्जा ऊष्मा के बराबर होती है। मेरे संग में बोलो, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है और ऊर्जा ऊष्मा के बराबर होती है। यानी हीट जो है वो एनर्जी का एक रूप है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफर इसके टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। यानी किसी का ताप ज्यादा है तो ज्यादा वाले ताप से कम वाले की तरफ। भैया हमने मान लिया ठंड में जाके लोहा छुआ, ठंडा क्यों लगा हमें? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 35, 37, 37 होता है बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, और लोहा पड़ा हुआ है 15 डिग्री में भैया। तो हमारी तेजी से हीट हमारी हाथ से लोहे में जाने लगेगी। जब गर्मी जाने लगेगी तो हमें ठंडा ठंडा लगेगा। वही हमने गर्मी में जाके छू लिया, हमारा टेम्परेचर 35 था, बाहर लोहा पड़ा 55 टेम्परेचर था, छुआ गरम गरम हीट अंदर आने लगी, ज्यादा से कम की तरफ आने लगी, जूझ गए, फटाफट से छोड़ दिया। समझ गए? तो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी भाई। ठीक है, अगर हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम से हीट निकल रही है यानी सिस्टम की हीट कम हो रही है, खर्चा हो रहा है उसका, तो भैया हीट हमेशा माइनस में ली जाएगी। माइनस क्यों लिया करेंगे, विकल्प में भी हम लोग ये काम करेंगे। ठीक, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, कोई सिस्टम है जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है यानी इसकी हीट और बढ़ रही है तो हमेशा उसे प्लस क्यू से लिखा जाएगा भाई। ठीक है, वर्क क्या होता है? यह भी एनर्जी की ही फॉर्म होती है। कार्य अभी हमने बताया किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर है, ऊर्जा ऊष्मा के बराबर है। तो भैया पता है आपको, यह भी ऊर्जा क्या है? एनर्जी का ही रूप है, ऊर्जा का ही रूप है। यहां पर उल्टा होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। मान लिया हम आपके ऊपर काम करें, अगर हम आपके ऊपर काम करेंगे तो क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आप क्या होगे? प्लस डब्ल्यू, कार्य प्लस मिलेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम, अब हमें क्या, तुमसे हम काम करवाएं अंधाधुंध, तो क्या होगा? तुम्हारी एनर्जी खत्म होएगी तो माइनस मिलेंगे डब्ल्यू। तो हमेशा हीट और वर्क एक दूसरे के उल्टे होंगे भाई। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो प्लस डब्ल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम तो माइनस डब्ल्यू। अबे यार, अगर काम हम कर रहे हैं बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम यानी मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है तो माइनस डब्ल्यू, ऑन द सिस्टम और खाने को मिल रहा है और ऊर्जा बढ़ रही है तो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई। ठीक है, अब 4 लॉ की हम लोग बात करेंगे, 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 0th लॉ बहुत सरल है और बहुत कायदे से हमने सारी चीजें बनाई हैं। मजा आ जाएगा आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी, आराम से चाहे प्रिंट निकलवाओ चाहे नोट्स बनाओ, हमें कोई समस्या नहीं है। सुनो, मान लिया 3 आदमी हैं, एक आदमी है आशीष, समझो भैया जरा, एक आशीष है, एक व्यक्ति भैया मोनू है, ठीक है, और एक आदमी पप्पू है। जरा देखो भैया, अब मोनू और पप्पू जो है, ध्यान से समझो, अभी मोनू पप्पू आपस में जान पहचान नहीं है, लेकिन मोनू जो है वो आशीष के दोस्त हैं। समझो, मोनू आशीष के दोस्त हैं और पप्पू भी आशीष के दोस्त हैं। सरल भाषा में कहें तो मोनू आशीष के साथ में इक्विलिब्रियम में है, पप्पू भी आशीष के साथ में इक्विलिब्रियम में। तो इस बात की गारंटी है कि मोनू और पप्पू भी आपस में दोस्त होंगे। ऐसा ही होता है, ऐसे ही तो जान पहचान होती है। पता ये आपस इनसे मिले, ये बार बार पप्पू की बात कर रहा है, ये इनसे मिले, ये बार बार यार मोनू नहीं है, आज कौन है भाई, चलो मिलवाते हैं। मोनू पप्पू आपस में दोस्त हो गए। उसी तरीके से भैया ये 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये कॉन्सेप्ट को बताता है। काहे के? टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को विकल्प में खूब पूछा जाएगा कि अगर कोई 2 प्रोसेस है भैया, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी इसमें जो है ऊष्मा है इधर से उधर गई हुई है और बराबर है भाई, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बस इतना ही तो लिखा हुआ, यही 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। क्या है?
इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई सिस्टम, ये सिस्टम है भैया, किसी तीसरे सिस्टम के साथ, ध्यान से समझो, यदि कोई दो सिस्टम, एक सिस्टम और दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, ये इनके संग में इक्विलिब्रियम में है, ये भी इनके संग में इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, तो ये दोनों आपस में भी टेम्परेचर या थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी ये इनका दोस्त है, ये इनका दोस्त है, तो ये दोनों भी आपस में दोस्त होंगे। यह टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। पूछा जाए विकल्प में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पर आधारित है, किस कॉन्सेप्ट को यह बताता है, तो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को बताता है भाई। ठीक है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। डायग्राम आप बना दोगे, अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, तो टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी भाई। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है भैया, बचपन से पढ़ाया गया, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक भैया, बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी इसे गलत सिद्ध करने की, लेकिन गलत नहीं सिद्ध कर पाए, तो इसे ही ऊष्मागतिकी का पहले नियम का रूप दिया गया। और कैसे दिया गया, आपने 11th क्लास में पढ़ा है भैया, Q बराबर होता है काहे के, डेल्टा U प्लस W के। कहा गया कि भैया जो कुल ऊष्मा है वो कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है आंतरिक ऊर्जा में और कुछ बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च हो जाता है। जैसे हम यहां पर इस समय पड़े हुए हैं, तो पहले तो हमें अपनी अंदर की ऊर्जा बढ़ानी पड़ी, अपनी अंदर की ऊर्जा बढ़ाई, खड़े हुए, फिर हमें बाहरी वातावरण से लड़ना पड़ेगा, उस पर कार्य करना पड़ेगा, तभी तो जिंदा रह पाएंगे। तो हमारा जो शरीर है उसे जो ऊष्मा मिल रही है वो दो तरीके से काम कर रही है। पहले तो आंतरिक ऊर्जा, शरीर के अंदर की ऊर्जा बढ़ा रहा, प्लस ठंड है, गर्मी है, उस सबको भी तो मैनेज कर रहा है ना। तो जो ऊष्मा है वो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में और बाहरी वातावरण को झेलने में यानी कार्य करने में परिवर्तित हो जाती है। बोले ऊष्मा ना तो नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। यही इनकी गलती थी, बाद में बताएंगे, लेकिन पहले अभी फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं। क्या लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ऊष्मा को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इस लॉ को डिसअप्रूव करने के लिए, गलत सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, परंतु अंत में इसे बेसिक लॉ मान लिया गया, अंत में इसे बेसिक लॉ ऑफ नेचर मान लिया गया तथा इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नाम दे दिया गया कि भैया यही ठीक है। फिर अलग अलग लोगों ने कई स्टेटमेंट दिए हैं। अब स्टेटमेंट या तो प्योर हिंदी में लिखो या फिर प्योर इंग्लिश में लिखो, क्योंकि स्टेटमेंट सब मिलते जुलते हैं, तो भाई स्टेटमेंट बदल ना जाए, किसी ने कुछ कहा है तो स्टेटमेंट चेंज ना हो जाए, इसलिए उसी लेवल पे हमने स्टेटमेंट को लिख दिया। सुनो, डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भैया अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो कोई लेना देना नहीं है, एक आध स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है उस पर हमने लिख दिया है, बाकी जैसे फर्स्ट लॉ वाला फर्स्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो भैया पढ़ना ही पड़ेंगे भाई। समझो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क ओवरकम एंड हीट जनरेटेड। साफ साफ कह रहा है कि कितना काम किया गया, कितनी ऊष्मा जनरेट हुई, यानी किया गया कार्य ऊष्मा के बराबर होगा। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है, लगभग हर चीज यही कहेगी भाई। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कोई अगर निकाय है आइसोलेटेड जो बिल्कुल अलग है, रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट मे ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टू अनदर, यानी ओवरऑल जो ऊष्मा है वो नियत रहती है, हालांकि ये एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है भाई। ठीक, ये भी वही बात कर रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल जो एनर्जी है वो कन्वर्ट तो होगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी भाई। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इट इज नेवर पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन दैट कुड प्रोड्यूस वर्क विदाउट यूजिंग एनर्जी। यानी इन्होंने कहा, जो भैया फोर्थ स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि बिना ऊर्जा का इस्तेमाल किए हुए कोई ऐसी मशीन तुम नहीं बना सकते हो जो कार्य करे। यानी ये भी यही कहना है कि ऊर्जा ही कार्य में परिवर्तित हो रही है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर है, ना नष्ट हो रही है ना बढ़ रही है, बस परिवर्तित हो रही है भाई। ठीक है, फिफ्थ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, व्हेन वर्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट और हीट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्क, कार्य को ऊष्मा में या ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज मैकेनिकली इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ हीट, यानी वर्क की जो क्वांटिटी होती है वो हीट की क्वांटिटी के यांत्रिक रूप से मैकेनिकली बराबर होती है। सारे स्टेटमेंट घूम फिर के यही कह रहे हैं कि किया गया कार्य ऊष्मा के ऊर्जा के बराबर होता है भाई। ठीक है,
फिर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया गया, वही जो अभी हम आपको बता रहे थे कि भैया अगर टोटल जो एनर्जी है, ध्यान से समझो, अगर जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, क्यू है। समझिए भैया यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है कि क्यू अगर टोटल एनर्जी है भाई, ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई कुछ भाग क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में और बाकी बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च हो जाएगा। ये देखो क्या लिखा हो, किसी सिस्टम को दी गई हीट, ये देखो किसी सिस्टम को दी गई हीट क्यू का दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। नंबर एक, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, डेल्टा यू लिख दिया, ठीक है, प्लस अब यहां पे माइनस डब्ल्यू इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि भैया कुछ काम करने में, सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है तो भैया वर्क खर्च होगा, तो हम लोग इसे माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। अभी बताया वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, बाहरी वातावरण पर कार्य कर रहे हैं, मतलब खर्च हो रहा है ना, तो हम लोग इसे माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं। लेकिन आप ऐसे मत लिखना, आप क्या करना, आप ऐसे लिखना भैया, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं कि भैया ये क्या है, हमारी कुल ऊष्मा है, क्या है, कुल ऊष्मा है, ऐसे ही लिखना बिल्कुल भाई, ठीक है। जो लोग, हम हमेशा कहते हैं पीडीएफ के साथ साथ में वीडियो भी देखा करो, पीडीएफ में बच्चों की पीडीएफ सारी चीजें होती है, एक आध चीज इधर होती है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन समझो क्या है मैथमेटिकल फॉर्म की, जो कुल ऊष्मा है, किसी सिस्टम को दी गई जो कुल हीट है उसका कुछ भाग काहे में खर्च होगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होगा, और शेष भाग काहे में जाएगा भैया, बाहरी वातावरण पर, इन्वायरमेंट पर काम करने में खर्च हो जाएगा। यानी पहला लॉ क्या हो गया, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस W होगा भाई, ठीक है। ऊष्मा का कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में, कुछ भाग बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च हो जाता है। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसे ही हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण भैया, ठीक है। तो हम लोगों ने दो पढ़े, ध्यान से समझो, नीड ऑफ सेकंड लॉ आ गया, सेकंड लॉ की बातचीत करें उससे पहले जीरो और फर्स्ट लॉ को समझ लो। जीरो क्या, लब तो बहुत सरल था कि ये इनके संग में इक्विलिब्रियम में, ये भी इनके संग में इक्विलिब्रियम में, तो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, बात खत्म हो गई। पहला लॉ क्या आया भैया कि ऊष्मा कार्य के बराबर होती है, ऊष्मा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ये आया। फिर भैया उन्होंने बताया कि कैसे बदलेंगे, तो अगर कुल सिस्टम को हीट दी गई है Q, तो भैया कुछ भाग इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में निकल जाएगा, शेष भाग बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक। ये फर्स्ट लॉ था, लेकिन एक गलती है, सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फर्स्ट लॉ में कुछ गलती है। बार बार कह रहे थे किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर है। अरे भाई जैसे मान लिया हमारे पास बाइक है, बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो क्या सारे का सारा पेट्रोल गाड़ी को चलाने में खर्च होगा, नहीं। कुछ भैया बाइक आवाज भी करेगी, कुछ धुआं भी निकलेगा, कुछ वो गर्म भी होगी, वो भी तो सब बर्बाद होगा ना। तो वो कार्य कहां हुआ, पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो भैया कुछ क्वेश्चन आ गए भाई, नीड ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की क्या जरूरत पड़ी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कमी यह है कि यह किसी प्रोसेस के होने की सरलता को नहीं बताता। क्या नहीं बताया, क्या पानी स्वतः नीचे से ऊपर जा सकता है। बोले तुम तो कह रहे हो कि भैया ऊर्जा ना उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट हो सकती है, एक से दूसरे में, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे, तो पानी ऊपर से नीचे गिर गया, क्या नीचे से ऊपर चला जाएगा, कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने कहा क्या गैस एक लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर की तरफ जा सकती है। आपने देखा हमेशा पानी ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ जाता है, गैस ज्यादा से कम की तरफ, बोले कम से ज्यादा की तरफ ले जाके दिखाओ। तुम तो कह रहे इससे ये, इससे ये, इससे ये, गलत नहीं जवाब था भाई। क्या हीट एक कोल्डर बॉडी से, ठंडी से गर्म की तरफ ऊष्मा जा सकती, नहीं जा सकती है, क्योंकि भैया हमेशा ज्यादा वाले भाग से कम वाले भाग की तरफ जाती है। तो ये कुछ दिक्कतें हुई। तो फर्स्ट लॉ के अनुसार हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं तथा वर्क हीट के बराबर होता, परंतु ऐसा पूर्ण रूप से नहीं होता। 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अतः इन क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया गया। सब कुछ सिस्टम से चल रहा, कहानी से चल रहा कि भैया 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो फिर सेकंड लॉ की जरूरत पड़ गई। क्या है सेकंड लॉ की स्टेटमेंट भैया, डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ, ये भी इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि भैया स्टेटमेंट्स है। सुनो, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस का मतलब अचानक से होने वाले जो प्रोसेस हैं, लाइक द फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रवाह, फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, यानी गर्म से ठंडे की तरफ, यही होता है, गर्म ज्यादा से कम की तरफ ऊष्मा जाती है। डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अधिक दाब से कम, वही जो क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए थे कि भैया अधिक दाब से कम दाब की तरफ गैस का जाना। फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल ईटीसी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब पहाड़ी से अगर पानी गिर रहा है, पहाड़ी से पानी नीचे की तरफ गिरना। और थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल, ये सारे के सारे अनुत्क्रमणीय हैं, इरिवर्सिबल हैं, यानी ऊपर से नीचे पानी आ गया, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है पानी भाई।
इरिवर्सिबल है। फिर कैसे जाएगा, बोले बाहर से कोई हमें मोटर वोटर कोई लगाना पड़ेगा इंतजाम। तो आगे और स्टेटमेंट है, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। बोले पूरे ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट करना असंभव है। लीविंग सम इफेक्ट, कुछ ना कुछ असर जरूर छूटेगा, चाहे वो गर्म साइलेंसर गर्म हो रहा है, धुआं निकल रहा है, दुनिया भर की चीजें, बोले कुछ ना कुछ एल्सवेयर कहीं ना कहीं इफेक्ट छूटेगा। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन, ऐसी मशीन बनाना असंभव है फंक्शनिंग इन अ साइकिल जो इस चक्र में काम करे, विच कैन कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, जो पूरी हीट को बराबर वर्क में कन्वर्ट कर दे। स्टेटमेंट सारे एक ही बात कहते हैं, बस अलग अलग तरीके से कहे जाते हैं। विदाउट प्रोड्यूसिंग चेंज एल्सवेयर, कहीं पे परिवर्तन भी ना हो, कुछ करना भी ना पड़े और कन्वर्ट भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, बाहरी सोर्स का इस्तेमाल किए बिना हीट कैन नॉट इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, ठंडे से गर्म की तरफ नहीं जा सकती है जब तक, जैसे पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता जब तक मोटर वगैरह नहीं लगाओगे भाई, ठीक है। Whenever a spontaneous process takes place, it is accompanied by a increase in the total entropy of the universe. जैसे ही कोई अचानक से प्रोसेस होता है तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब अव्यवस्था, एंट्रोपी पूरा टॉपिक है, आपको पढ़ाएंगे। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था, ऊपर से पानी गिरते हुए नीचे आ रहा है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, अव्यवस्था बढ़ रही है, अणु इधर उधर गति कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू क्लासियस, लास्ट स्टेटमेंट क्लासियस का है, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। बोले एनर्जी कांस्टेंट है बट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, लेकिन जो अव्यवस्था है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा था आपने कन्वर्ट कर लिया फिर वैसे में ही वापस ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस है भाई, ठीक है। स्टेटमेंट दे दिया गया। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन एंड कार्नोट साइकिल, बीच में कार्नोट साइकिल आ गया, ये अलग टॉपिक है, 2-3 लाइनें लगी हुई हैं। फिर आ गया भैया थर्ड लॉ, ठीक है। यानी कुल मिला के 0 लॉ आया, फिर फर्स्ट लॉ आया, फिर सेकंड लॉ आया, सेकंड लॉ के बाद में फिर थर्ड लॉ आया, क्योंकि एंट्रोपी की बातचीत होने लगी थी। कहां होने लगी थी भैया, उन्होंने कहा कि भैया एंट्रोपी बढ़ रही है, अव्यवस्था बढ़ रही है, कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई सिस्टम हो रहा। अबे अव्यवस्था का मतलब क्या है, अव्यवस्था का मतलब समझो, एंट्रोपी का मतलब पहले समझो। मान लिया एक क्लास में ऐसे करके 4 आदमी, देखो 3, 1 2 3, ये देखो ऐसे करके लोग बैठे हुए हैं। तो भैया अब एक आदमी बचा, बताओ कहां बैठेगा, यहीं बैठेगा, सब व्यवस्था में बैठे हुए, तो एंट्रोपी बहुत कम है। अब क्या करें, हम गदर कटवा दें इन्हें, भैया लोग गदर कटवा रहा है, इन्हें यहां बैठाल दिया, ठीक, इन्हें यहां बैठाल दिया, इन्हें यहां बैठाल दिया, इन्हें यहां बैठाल, सब अंधाधुंध बैठ गए, तो एंट्रोपी बढ़ गई, अव्यवस्था बढ़ गई। तो एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, यानी अव्यवस्था भाई, ठीक है। फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, प्रत्येक परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी के 0 टेम्परेचर पर एंट्रोपी 0 होती है। परफेक्टली क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस 2 तरीके के सॉलिड होते हैं। परफेक्टली का मतलब रेगुलर अरेंजमेंट है, बिल्कुल कायदे से सारे लोग बैठे हुए हैं, कायदे से सारे मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं, बिल्कुल इज्जत के संग में ऐसे करके। और जब सब कुछ इज्जत से बैठा हुआ है, सिस्टम से मामला बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे डिसऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर 0 है, यानी बिल्कुल भी गर्म नहीं कर रहे हैं इसे, तो जो एंट्रोपी चेंज है वो भी 0 होगा भैया। यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हाँ, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, गर्म करना शुरू करोगे, अंधाधुंधी मचाओगे, तो भैया जब बहुत गर्म करोगे तो या तो ये टूटने लगेगा, पिघलने लगेगा, या इधर उधर भागने लगेंगे, डिसऑर्डर बढ़ेगा, तो एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये वीडियो लगभग आपको जितनी भी मिल रही है, ये बहुत ही काम की वीडियो है भाई। इसमें हमने सारी टर्मिनोलॉजी को क्लियर किया है, यानी प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, चारों लॉ आपको बता दिए हैं भाई, ठीक। जब इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, जो कि 2-3 दिनों के अंदर ही आपको मिलेगा, जब इसका सेकंड पार्ट लाएंगे भाई, फिर समझो सेकेंड पार्ट में हम आपको क्या करेंगे, हेस लॉ है, ठीक है, इसके अलावा एंट्रोपी है, एंट्रोपी वाला रिलेशन है, उसके अलावा जो भी चीज, जूल थॉमसन इफेक्ट है, कोफिशिएंट है, कार्नोट इंजन है, कार्नोट साइकिल है, जो भी कुछ बचा हुआ है वो सारे का सारा कोशिश करेंगे सेकंड पार्ट में पूरा कवर कर दें। रह जाएगा तो एक थर्ड पार्ट बना देंगे। फिर बता रहे हैं, अगर आप 6th सेमेस्टर में हो भाई, तो ये केमिस्ट्री के सेकंड पेपर में आप पढ़ रहे हो। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो तो आप ये फिजिक्स में पढ़ रहे हो। फिजिक्स में एक ही पेपर है, ठीक है। इस पूरी फिजिक्स की किताब में क्या है, भैया नाम ही है थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 हम आपको पूरे वन शॉट देंगे, आराम से खत्म हो जाएगी। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव भी हैं भाई,
तो हम यहाँ पर पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आएंगे, बस आपको फॉलो करना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने कह रखा है केमिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बाकी फिजिक्स है, मैथ के कोर्स, सारी चीजें, इसके भी कोर्सेज, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है BDKDN, जाके आप सर्च कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो लोग कोर्स में देख रहे हैं वो ये चिंता ना करें कि भैया कोर्स में जो दे रहे हैं वो यूट्यूब पे दे रहे हैं, क्या फायदा हुआ। अबे सब्र तो रखो यार, प्रो कोर्स लेके बैठे हुए यार। यहां पर आपको 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर सारा कंटेंट, सारी PDF गदर काट देंगे यार। कैसी बातें कर रहे हो। आपकी बैक है, एक बच्चा कमेंट में, सर जी हमारी बैक, आपकी बैक है यहीं पे, आप 6th सेमेस्टर में भी और 4th भी यहीं पे मिलेगा, पढ़ो ना, 2nd भी यहीं पे मिलेगा। लेकिन यार इंसान है, अब आप बताओ ये PDF लिखने में कितनी 12-15 पन्नों की PDF है। सर जी किसी से लिखवाते क्यों नहीं? अरे बहुत लोग हैं, हमने रखे बीच में लोग रखने के लिए कि भैया PDF लिख दो, ये नहीं हो पाता यार। खुद कंटेंट छाटेंगे बैठ के, खुद लिखेंगे तो कंटेंट में वैल्यू ऐड होगी। अब आप देखो ना, ऊपर कोई गलती थी नहीं, नीचे भैया जो है कहीं और की PDF लगा दी, रेड पिट गई, उसकी गलतियां निकलने लगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया अच्छी चीजें आने में समय लगता है। मार्च तक, हम फिर कह रहे हैं, मार्च के खत्म होते होते, हालांकि मेरे पास खुद के बहुत काम है, यूपी बोर्ड भी चल रहा है, उसकी चीजें बहुत कुछ है भाई। आप मान के चलो घर नहीं पहुंच पाते, हम दाढ़ी है सेट, मतलब ऐसा नहीं रखा रखी है, बनी नहीं पाती है। तो ये मान के चलो, सुबह उठते हैं भैया 5 बजे, 5:30, रात में कभी 2 बज जाता है, कभी 3 बजे, लगातार सिर्फ कंटेंट पे काम करते हैं। तो ऐसे कमेंट मत किया करो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बाकी उदासीन आदमी है यार, हमें मालूम है जब कंटेंट अच्छा मिलेगा तो आप लोग खुद ही कहने लगोगे सर जी मजा आ गया। तो पहली बार देख रहे हो भैया, चैनल को करो सब्सक्राइब, कोर्स में देख रहे हो तो इंतजार करो, जल्द ही अगली वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लो, चाहे आप कोर्स में देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लो, BDKDN BSc, जिसपे 75,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सारी PDF, सारी अपडेट, सब कुछ, चाहे वो स्कीम हो, रिजल्ट हो, कुछ भी वहां पर आपको मिलता रहता है। बस दोस्तों, धन्यवाद।